नमस्कार। पॉलिटी में केंद्र और राज्य संबंध पढ़ेंगे। केंद्र और राज्य संबंध को जो पढ़ा जाता है तो इसको चार तरह से पढ़ा जा सकता है। केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध, केंद्र राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध, केंद्र राज्यों के बीच वित्तीय संबंध और केंद्र और राज्यों के बीच वाणिज्य और व्यापारिक संबंध। चारों ही आधार के लिए भाग भी अलग होंगे और अनुच्छेद भी अलग होंगे। अगर बात करते हैं प्रशासनिक और विधायी संबंधों की, तो इसका प्रावधान संविधान के भाग 11 में किया गया है। जबकि अगर वित्तीय संबंध पढ़ते हैं हम केंद्र और राज्यों के बीच, तो उसका प्रावधान संविधान के भाग 12 में है। और जो व्यापारिक और वाणिज्यिक संबंध केंद्र और राज्यों के बीच पढ़े जाएंगे, उसका प्रावधान संविधान के भाग 13 में होगा। अनुच्छेद इसमें पढ़े जाते हैं 245 से 307 तक। अगर हम पढ़ते हैं विधायी संबंध केंद्र और राज्यों के बीच, तो इसके लिए जिम्मेदार अनुच्छेद है 245 से 255। मतलब इस प्रावधान का वर्णन अनुच्छेद 245 से 255 में किया गया है, भाग 11 होगा। अगर हम प्रशासनिक संबंध पढ़ते हैं केंद्र और राज्य के बीच, अनुच्छेद 256 से अनुच्छेद 262 तक ये व्यवस्था पढ़ी जाएगी, इसके लिए भाग 11 पढ़ा जाएगा। उसके बाद जो वित्तीय संबंध होते हैं केंद्र और राज्यों के बीच, संविधान के भाग 12 अनुच्छेद 263 से लेकर अनुच्छेद 300 तक पढ़ा जाएगा। जो वाणिज्य और व्यापारिक संबंध होंगे, संविधान के भाग 13 और अनुच्छेद 301 से 307 तक ये व्यवस्था है। केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है उसे समझा जा सकता है भारत के संघीय स्वरूप से, या ये जो व्याख्या निकलती है, जो संघीय सरकार की व्याख्या है, उसे केंद्र और राज्यों के भी संबंध से भी समझा जा सकता है। भारत का संविधान संघीय संविधान है। इसका मतलब क्या है कि कानूनी तौर पर केंद्र और राज्य एक दूसरे से स्वतंत्र है, यानी शक्तियों का विभाजन किया गया है केंद्र और राज्यों के बीच में, और ये अपनी सीमाओं में रहते हुए स्वतंत्र रूप से कानून बना सकती हैं। अनुच्छेद 1 को जब पढ़ते हैं तो वो बात भी करता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। अब इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि राज्य अपने आप को संघ से स्वतंत्र कर ले, क्योंकि जो संघ है अविनाशी, जिसका नाश ना हो सके, और राज्य हैं विनाशी। एक फैक्ट भी चलता है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो संघ सरकार है, संघ सरकार राज्य का सृजन कर सकती है, राज्यों का मतलब गठन कर सकती है, राज्यों को नष्ट कर सकती है, राज्यों की सीमाओं को बदल सकती है, राज्य के नाम परिवर्तित कर सकती है। तो ये चलता भी है कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। तो संघ का विघटन नहीं हो सकता, राज्य मुक्त नहीं होंगे। किससे? संघ से। संघ को या केंद्र सरकार को संविधान सभा ने कुछ अतिरिक्त या अधिक शक्तियां दी गई हैं। उसका कारण एकता और अखंडता है। अखंडता और एकता बनाए रखने के लिए कुछ विशेष शक्तियां केंद्र सरकार को होती है। केंद्र और राज्य के संबंध की बात करते हैं तो सरकार के दायित्व हैं ये एक तरह के, जो सुशासन या शासन व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान के द्वारा इनको विषय दिए गए हैं और बताया गया है कि आपको इस विषय पे काम करना होगा, आपको इस पर। इसके लिए अनुसूची 7 भी पढ़ी जाती है, जिसमें संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। तो ये सारा प्रावधान अनुच्छेड 11 भाग संविधान के भाग 11 से 13 में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे क्या? हेडिंग लगाएंगे केंद्र और राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध। केंद्र और राज्य संबंध का मतलब शासन प्रणाली को चलाने से है। शासन प्रणाली को व्यवस्थित करने से मतलब है, इसमें क्या होगा कि इसमें विषय होंगे, कुछ शासन प्रणाली से संबंधित विषय हैं और उन विषयों को
केंद्र और राज्यों के बीच विभक्त कर दिया गया है और इनको दायित्व दे दिए गए हैं कि भी आपका दायित्व इस विषय पर होगा। मूल बात शासन प्रणाली है। ठीक है। अगर भारत के संविधान की बात करते हैं तो भारत का संविधान संघीय व्यवस्था या संघीय स्वरूप को अपनाए हुए है। संघीय रूप का मतलब क्या होगा? संघीय रूप का मतलब होगा कि जो शक्तियों का विभाजन है, शक्तियों का विभाजन केंद्र सरकार और राज्यों के बीच में होगा, इस तरह की व्यवस्था की हुई है। लेकिन राज्य से अधिक शक्ति केंद्र सरकार को दी गई है। शक्तियों का विभाजन तो जरूर किया गया है, लेकिन केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। उसका जो कारण है वो एकता और अखंडता है। यानी अगर ऐसी कोई असामान्य परिस्थिति आएंगी तो उसमें भारत सरकार, केंद्र सरकार एकात्मक प्रणाली को अपना लेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो शक्ति राज्य सरकार को होगी या जिन विषय पर राज्य सरकार को शक्ति होगी कानून बनाने की, उसे भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार छीन लेगी। ऐसा संविधान के में प्रावधान किया गया है। अगर बात आ जाती है अखंडता पर, अखंडता और एकता को लेकर कोई ऐसा गंभीर समस्या उत्पन्न होती है भारत में, तो जो भारत का संघीय ढांचा है वो एकात्मक ढांचा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो शक्तियों का विभाजन राज्य और केंद्र के बीच में है, अब सारी शक्ति केंद्र के पास चली जाएगी। ठीक है, ये असामान्य परिस्थितियां हैं, तो इसमें अधिक शक्तिशाली बनाया गया है केंद्र को। अगर सामान्य स्थिति है तो सामान्य स्थिति में संविधान संघीय है और शक्तियों का विभाजन कानूनी तौर पर, केंद्र और राज्यों के बीच में होगा। ये जो विभाजन है, इसकी जो व्यवस्था है, इसकी व्यवस्था स्वयं संविधान के द्वारा की गई है। तो जो राज्यों को शक्तियां मिली हैं, राज्यों को शक्ति मिलती है संविधान के द्वारा। तो इसमें ऐसा तो नहीं होगा कि भाई राज्य सरकारों की शक्ति को केंद्र सरकार खत्म कर दे, ऐसा नहीं होता है। अगर स्थिति सामान्य है, जैसे अभी बात कर रहा था मैं, अगर सामान्य स्थिति है तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संविधान करता है। तो राज्यों को जो शक्ति मिली हुई है वो संविधान के द्वारा मिली हुई है, ना कि केंद्र सरकार के द्वारा। तो केंद्र सरकार इन शक्तियों का शोषण या इनका हनन नहीं कर सकता। लेकिन अगर यही परिस्थिति असामान्य में ले जाए हम और असामान्य परिस्थितियों को समझें, तो यहाँ केंद्र की शक्ति सर्वोपरि हो जाएगी। केंद्र एकात्मक रूप अपना लेगा, जहाँ संघीय रूप था वो एकात्मक हो जाएगा। सारी की सारी शक्तियाँ राज्य सरकार से ले ली जाएंगी और केंद्र सरकार के हाथ में चली जाएंगी और केंद्र सरकार अब रूल करेगा पूरे देश को। परिस्थिति है असामान्य, इसको याद रखना। लेकिन हम सामान्य परिस्थिति समझेंगे। सामान्य परिस्थिति में संविधान के द्वारा शक्तियां राज्यों को भी दी गई है। उसके बाद एक फैक्ट और चलेगा इसमें कि जो संघ है, मतलब जो केंद्र है, जो केंद्र सरकार है, संघ अविनाशी है। मतलब संघ का विनाश नहीं हो सकता। अविनाशी का मतलब यही है। उसके लिए आर्टिकल फर्स्ट पढ़ते हैं तो ये बात करता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, मतलब राज्यों से मिलकर संघ बनेगा। अब इसका मतलब ये नहीं होगा कि राज्य अपने आप को संघ से अलग कर ले। ठीक है। और इसमें एक फैक्ट अभी मैं बात भी कर रहा था, वो भी पढ़ते हैं हम कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन है, यह संघ है। ठीक है।
चलते हैं किस तरफ, केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध की शुरुआत होगी संविधान के भाग 11 से, अनुच्छेद 245 से, और खत्म होगा ये भाग 13 पर, अनुच्छेद 200 नहीं 307 पर खत्म होगा। केंद्र और राज्य के संबंधों को अगर विभक्त करना हो तो सबसे पहले विधायी संबंध संविधान के भाग 11 में पढ़ा जाएगा, अनुच्छेद 245 से 255। प्रशासनिक संबंध भाग 11, अनुच्छेद 256 से 262 है क्या, 262। उसके बाद वित्तीय संबंध भाग 12, आर्टिकल 263 से 300, और उसके बाद व्यापारिक वाणिज्यिक संबंध भाग 13, 301 से 307। तो भारत में केंद्र और राज्य संबंध, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य संबंध 4 तरह से पढ़े जा सकते हैं। हम पढ़ेंगे विधायी संबंध सबसे पहले, भाग 11, अनुच्छेद 255 है, हाँ, अनुच्छेद 245 से 255, ठीक है। तो सबसे पहला अनुच्छेद 245, में प्रावधान क्या है। विधायी संबंध पढ़ेंगे केंद्र और राज्यों के बीच में, अनुच्छेद 245, और 245 में प्रावधान है कि संसद व राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार। इसमें फैक्ट से ही समझा रहा हूं मैं। सबसे पहला फैक्ट इसमें हम पढ़ेंगे कि संसद द्वारा बनाया गया कानून संपूर्ण भारत के क्षेत्र पर लागू होगा। संसद द्वारा बनाई गई विधि संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर लागू होगी। अब ये जो भारत का क्षेत्र है, इसमें राज्य भी आ जाएंगे, इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी आ जाएंगे, और इसमें अन्य क्षेत्र भी आ जाएंगे जो ना राज्य में है ना केंद्र शासित प्रदेशों में है। तो जो संसद विधि बनाएगी वो भारत के राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में और अन्य क्षेत्रों में भी लागू होगी। तो इसमें कहेंगे कि संसद द्वारा बनाई गई विधि भारत के क्षेत्रों पर लागू होगी, संपूर्ण भारत के क्षेत्रों पर लागू होगी। इसका पहला प्रावधान। दूसरा इसमें क्या है,
राज्य राज्य द्वारा अपने राज्य के लिए, बल्कि इसको राज्य कर लेते हैं, राज्य द्वारा अपने राज्य के संपूर्ण क्षेत्र या किसी भाग के लिए विधि बनाई जा सकेगी। राज्य द्वारा अपने राज्य के संपूर्ण क्षेत्र या किसी भाग के लिए, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी राज्य का राज्य विधानमंडल अपने संपूर्ण राज्य के लिए या अपने राज्य के किसी भाग के लिए विधि बना सकता है। लेकिन इसमें कुछ प्रतिबंध है राज्य पर। राज्य विधि केवल अपने राज्य की सीमाओं के अंतर्गत ही बना पाएगा, अपने राज्य के लिए ही बना पाएगा। ठीक है। जब तक कोई विषय वस्तु बाहर से ना जुड़ती हो, मतलब बाहर की कोई विषय वस्तु राज्य से ना जुड़ती हो, तब तक राज्य की सीमा तक ही बनेगा। इसमें एक बात और भी चलती है कि संसद के द्वारा अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान, अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान के लिए विधि बनाना, या इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि संसद द्वारा बनाई गई विधि अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान पर भी लागू होगी। इसका मतलब ऐसे समझो कि कोई ऐसा नागरिक जो विदेश में रह रहा है, भारत का नागरिक है, तो उस पर और उसकी संपत्ति पर भी संसद की विधि लागू होगी। तो अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान के संबंध में निम्न में से कौन विधि बना सकता है? राज्य बना सकता है, केंद्र बना सकता है। ना राज्य बना सकता है, ना केंद्र बना सकता है। ठीक है। तो केंद्र सरकार को, ये संसद को ये शक्ति होती है कि वो अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान से संबंधित कानून बनाए। इसमें ऐसा कानून जो कोई नागरिक भारत का, उसकी विदेश में कोई संपत्ति है, उस पर भी संसद का कानून लागू होगा। ठीक है। उसके बाद संसद पर कुछ प्रतिबंध हैं। वो प्रतिबंध क्या होंगे उसे देखते हैं। देखो, संविधान के द्वारा जो क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र है, इसमें हम लिखेंगे संविधान के द्वारा क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र पर संसद को कानून बनाने से संबंधित कुछ प्रतिबंध होंगे। वो प्रतिबंध कैसे है, यानी किन किन क्षेत्रों पर संसद का कानून लागू नहीं होता है, तो उसमें 3-4 बातें हम पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, भारत के 3 ऐसे यूटी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन दीव और दादर नगर हवेली, सब एक ही है। ये तो
इन 3 केंद्र शासित प्रदेशों में ये समझना शांति और उन्नति से संबंधित विनियमन या नियम बनाने का दायित्व राष्ट्रपति को होगा। राष्ट्रपति इन 3 क्षेत्रों में कानून बनाएंगे। और इसमें यह भी याद रखने की बात है, ये लिखने की बात है, ये लिखने वाले लिखेंगे कि भाई संसद का जो कानून होगा इन क्षेत्रों में राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया जाएगा। संसद ने कोई कानून बनाया और संसद जब कानून कोई बनाएगी, संसद की कोई विधि है और उस विधि को अगर लागू करना है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और दादर नगर दमन दीव हवेली में, तो इसमें जो है राष्ट्रपति बीच में आ जाएंगे। राष्ट्रपति इस विधि को या तो प्रतिबंधित कर देंगे इस क्षेत्रों के लिए कि भी हमें लागू नहीं करना, या कुछ संशोधन कर देंगे इस विधि में और संशोधन के साथ इन क्षेत्रों में लागू कर देंगे। ये बात समझ लेने की है कि भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां संसद की विधि लागू नहीं होगी, होगी तो राष्ट्रपति के माध्यम से होगी। राष्ट्रपति चाहेगा नहीं करेगा, राष्ट्रपति चाहेगा कर देगा। ठीक है। उसके बाद नंबर नेक्स्ट, कुछ ऐसे सूचीबद्ध क्षेत्र, ये पूरा सेंटेंस लिखना आप, कुछ ऐसे सूचीबद्ध क्षेत्र जिनमें विधि बनाना या जिनमें विधि लागू करना राज्यपाल का दायित्व होगा। राज्यपाल द्वारा संसद के द्वारा बनाई गई विधि को संशोधित कर या तो संशोधित करके लागू कर देगा राज्यपाल उस विधि को, या उस विधि को प्रतिबंधित कर देगा, निरस्त कर देगा, प्रतिबंध लगा देगा, इसे लागू ही नहीं करना। अब राज्यपाल को इतनी शक्ति कैसे, ये तो बहुत सोचने की बात है कि भी राज्यपाल इतना शक्तिशाली पद, तो राज्यपाल केंद्र सरकार के थ्रू काम करता है और बीच में मीडिएटर होंगे राष्ट्रपति। राज्यपाल केंद्र सरकार से अनुमति लेगा कि राज्यपाल राष्ट्रपति से अनुमति लेगा, राष्ट्रपति केंद्र सरकार से अनुमति लेगा। संसद की विधि अप्लाई करनी है नहीं करनी है ये डिपेंड करेगा उन पर। इसमें जो है जैसे असम का राज्यपाल है, असम का राज्यपाल जो जनजातीय क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्रों में संसद की विधि को निरस्त कर सकता है या संसद की विधि को कुछ अपवादों के साथ संशोधित कर लागू कर सकता है। ये राज्यपाल के हाथ में होगा। तो सबसे पहला जो है राष्ट्रपति वाला पढ़ा था, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन लक्षद्वीप, दमन और दीव, दादर नगर हवेली के बारे में। फिर पढ़ा था सूचीबद्ध क्षेत्र, ये बात कर रहा है अनुसूची 5 की। ठीक है। अनुसूची 5 के जो विषय हैं उन पे कानून लागू होना है संसद का नहीं, ये राज्यपाल के हाथ में होगा। उसके बाद जब असम में जनजातीय क्षेत्रों में चले जाएंगे तो ये बात करता है अनुसूची 6 की। ठीक है। इसमें एक बात और लिखी जा सकती है कि राष्ट्रपति द्वारा जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनमें संसद की विधि को निरस्त किया जा सकता है या लागू करना होगा तो कुछ संशोधन के साथ राष्ट्रपति लागू कर सकता है। समझें मौखिक। अनुच्छेद 245 संसद को ये शक्ति देता है कि संसद भारत के संपूर्ण क्षेत्र में विधि बना सकती है, लेकिन भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे संसद का कानून लागू नहीं होता है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन और दीव। इन 3 यूटियों में
राष्ट्रपति के द्वारा कानून लागू किया जाएगा। राष्ट्रपति नियम बना सकते हैं यहाँ। राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करेगा कि संसद के द्वारा विधि को यहाँ लागू करना है या नहीं करना है। राष्ट्रपति संसद की विधियों को संशोधन के साथ यहाँ लागू कर भी सकते हैं और निरस्त भी कर सकते हैं। ऐसे ही जो सूचीबद्ध क्षेत्र हैं, यानी जो शेड्यूल 5 में आने वाले क्षेत्र हैं, इनके अंतर्गत राज्यपाल को शक्ति होगी कि इन क्षेत्रों में संसद की जो विधि है उन्हें लागू करना है या नहीं करना है। ऐसे ही अनुसूची 6 में असम का राज्यपाल को, असम के जो राज्यपाल है उन्हें ये शक्ति होगी संसद के द्वारा जो विधि बनाई गई है उन्हें इस क्षेत्र में लागू करना है या नहीं करना है। ऐसे ही राष्ट्रपति को भी ये शक्ति होगी कि जनजातीय क्षेत्रों में जो विधि बनाई गई है संसद के द्वारा लागू करनी है या नहीं करनी है। करनी है तो संशोधन के साथ कर सकते हैं राष्ट्रपति, और चाहेंगे तो निरस्त कर देंगे इन क्षेत्रों के लिए। तो इसमें आज इतना ही पढ़ेंगे। नमस्कार।